Welcome to Data Mining Lecture 5. Previously, we are discussing about biological neural networks यानी कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है और इनसे इंस्पायर्ड होकर हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कैसे बनाए थे जैसे कि ये इनके कुछ पार्ट्स थे जिनकी समरी यहाँ पे एक टेबल में दी गई थी कि बायोलॉजिकल के अंदर हमारे पास सोमा होता है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेट के अंदर हम उसी को नोड कह देते हैं और बायोलॉजिकल में डेंड्राइट्स होते हैं आर्टिफिशियल में हम उसको इनपुट कह देते हैं इस तरह एक्सोन को आउटपुट कह दिया जाता है साइनेप्स को वेट कह दिया जाता है उसके बाद बायोलॉजिकल जो होते हैं बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं ये स्लो होते हैं लिटिल बिट आर्टिफिशियल जो है कंप्यूटेशन की वजह से या जीपीयूज की वजह से फास्ट होते हैं उसके अलावा बायोलॉजिकल जो होते हैं इनमें बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं 10 की पावर 9 और इस तरह जो आर्टिफिशियल होते हैं उनमें फ्यू न्यूरॉन्स होते हैं क्योंकि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स बना नहीं सकते या डिज़ाइन नहीं कर सकते ह्यूमन एबिलिटी इतनी है ठीक है एक नेचुरल है वो अल्लाह ताला ने बनाया उसकी एबिलिटी ज़्यादा है तो हमारी एबिलिटी इतनी नहीं है ये है जी उसका इंटरनल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते किस तरह के हैं और उनकी प्रोसेसिंग किस तरह होती है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ इनपुट होती है जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में इनपुट किसको कहा गया है अगर आप देखें तो डेंड्राइट्स को तो यहाँ पे वही इनपुट्स यहाँ पे x1 x2 और xn की फॉर्म में होती हैं ठीक है कोई भी वैल्यूज हो कोई डाटा की वैल्यूज हो सकती हैं कोई इमेजेस हो सकते हैं ठीक है कोई करेक्टर्स हो सकते हैं जो हम एज अ इनपुट दे रहे होते हैं उसके बाद हम इसके अंदर कुछ वेट्स ऐड करते हैं ये जो वेट्स होते हैं ये हमने अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए खुद खुद से ऐड करने होते हैं नेटवर्क के अंदर ठीक है उसके बाद ये वेट्स और वेट्स के साथ कुछ बाइस होती है यहाँ पे उसने बाइस वैल्यू ऐड की है ठीक है और इनपुट को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और कुछ बाइस वैल्यू भी ऐड करते हैं इसमें फिर उनका समेशन कर लिया जाता है न्यूरॉन जो होता है न्यूरॉन इसका समेशन करने के बाद या न्यूरॉन एक प्रोसेसिंग एलिमेंट है जो कि इसका समेशन लेने के बाद क्या करता है आगे ट्रांसफर फंक्शन यूज करता है जिसको आउटपुट फंक्शन के पास भेज दिया जाता है और आगे आउटपुट भी हमें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतनी किस्म की हमें आउटपुट मिल जाती है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम थी और हमने अपने डाटा को एन नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज को तीन तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में कह लें कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में डिवाइड करना था तो हमारे पास आउटपुट वैल्यूज भी तीन ही आएंगी y1 y2 और y3 आ जाएंगी ठीक है तो इट डिपेंड्स कि आपने एल्गोरिदम जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का कैसा डिजाइन किया है कि आपकी इनपुट्स कैसी थी ठीक है और आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट का पैटर्न कैसा होना चाहिए आया कि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्लस्टरिंग कर रहे हैं या कोई और यानी कि डाटा माइनिंग के सोल्यूशन लेना चाह रहे हैं इसके थ्रू यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सिंगल न्यूरॉन प्रोसेसिंग एलिमेंट बी विद इनपुट एंड आउटपुट्स यानी कि यहाँ पे सिंगल न्यूरॉन यूज किया गया है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि हम एक से ज्यादा न्यूरॉन्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे जैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर थाउजेंड्स की तादाद में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डाटा को प्रोसेस करते हैं तो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में भी अपनी मर्जी से बहुत से न्यूरॉन्स ऐड कर सकते हैं फॉर प्रोसेसिंग पर्पस तो इस एरिया के अंदर हम हिडन लेयर्स ऐड कर सकते हैं अगर आपको याद हो दो लेक्चर पहले लेक्चर 4 के अंदर मैंने लेक्चर 3 के अंदर आई थिंक मैंने आपको कुछ नेटवर्क्स दिखाए थे जिनका बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जिनमें हिडन लेयर्स भी थी तो हिडन लेयर्स के अंदर ज़्यादातर 5 से 6 या 10 न्यूरॉन्स भी थे जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे अच्छा जी एलिमेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं सबसे पहले एक प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है प्रोसेसिंग एलिमेंट आपको पता है न्यूरॉन को कहा जाता है उसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर में हिडन लेयर्स होती हैं हो बाज़ औक़ात तो हम सिंपल जैसे ये प्रीवियस था इसमें तो सिर्फ एक ही लेयर थी और वो भी हिडन नहीं थी ठीक है सिर्फ 3 लेयर थी या तो हमारे पास इनपुट था या हमारे पास ये एक न्यूरॉन था या हमारे पास आउटपुट लेयर थी ठीक है वेट्स तो वैसे ही कह लें एजेस के ऊपर आ जाते हैं अगर आपने ट्री बनाए हो तो उसमें एजेस के ऊपर वेट्स ही होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर में हिडन लेयर्स हो सकती हैं और पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है या तो आपके पास हिडन लेयर्स एक से ज़्यादा होंगी या आप एट अ टाइम पैरेलल प्रोसेसिंग करवा रहे हैं ठीक है हिडन लेयर्स एक से ज़्यादा अगर हिडन लेयर्स हैं तमाम की प्रोसेसिंग जो है वो पैरेलल हो रही होती है उसके अलावा नेटवर्क इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं
सबसे पहले इनपुट्स होती हैं, फिर उसके बाद आउटपुट्स भी होती हैं, उसके बाद कनेक्शन वेट्स होते हैं जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में देखा गया है, उसके बाद सबमिशन फंक्शंस होते हैं। यानी कि ये उसने इस स्लाइड की समरी बता दी है हमने कि हमें कि हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है उसके प्रोसेसिंग पार्ट के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पार्ट के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है। तो ये उसके मेजर पार्ट्स थे। लर्निंग एएनएन यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो है ये लर्निंग कैसे करते हैं, इनकी लर्निंग प्रोसेस कैसा है। होती क्या है लर्निंग जी, प्रोसेस बाय विच एन by which a neural network learns the underlying relationship between inputs and outputs or just among the inputs। कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने अपनी प्रॉब्लम यानी कि अपनी इनपुट्स को देखना है, या इनपुट्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखना है, या इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को देख के डिसाइड करना होता है कि हमारी आउटपुट्स क्या होनी चाहिए। तो इसकी लर्निंग की भी आगे दो किस्में हैं कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो दो तरह से लर्न कर सकता है। एक तो होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो जिन लोगों ने एआई पढ़ी है उनको तो इसके बारे में लिटिल बिट नॉलेज होगा, तो मैं आपको आज रिपीट कर देता हूँ कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। तो सुपरवाइज लर्निंग बच्चे ऐसे होती है कि सुपरवाइज लर्निंग में एल्गोरिथम लर्न ऑन अ लेबल्ड डाटा सेट, यानी कि आप अपने जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसको कुछ लेबल्ड डाटा सेट दे देते हैं, प्रोवाइडिंग एन आंसर की सो दैट एल्गोरिथम कैन एवेलुएट इट्स एक्यूरेसी इनपुट एंड आउटपुट पैटर्न्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। यानी कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास इनपुट और आउटपुट पैटर्न्स पहले से पता होते हैं हमारे नेटवर्क को, तो उसकी बेस पे वो प्रोसेसिंग करता है। मोस्टली प्रेडिक्शन टाइप प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आती है। इसकी सादा सी जो मिसाल है वो ये हो सकती है कि जैसे हमारा हमारे जो बेबी होता है, बेबी को फर्स्ट टाइम अगर आप एक कैट जो होती है कैट उसने अगर फर्स्ट टाइम देखी है, तो उसको आप एक दफा बता दें कि बच्चे ये एक कैट की पिक्चर है, तो नेक्स्ट टाइम जितनी भी पिक्चर उसके सामने वो कैट की शक्ल की आएंगी तो वो बताता जाएगा, प्रेडिक्ट करता जाएगा ये कैट है, ठीक है। तो इसका मतलब है उसने पैटर्न एक दफा लर्न कर लिया है। सुपरवाइज लर्निंग में होता ही ये है कि हम पहले से लेबल डाटा सेट पे ट्रेन करवा देते हैं अपने नेटवर्क को। उसके बाद बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। अनसुपरवाइज लर्निंग मोस्टली क्लस्टरिंग टाइप प्रॉब्लम्स के लिए होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो नेटवर्क होता है उसमें सेल्फ लर्निंग करनी है। सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स होती है इन विच सिस्टम हैज टू डिस्कवर द इनपुट पॉपुलेशन बाय इट्स ओन, प्रोवाइड्स अनलेबल्ड डाटा सेट, यानी कि डाटा सेट जो होता है उसके लेबल्स नहीं बताए जाते, बल्कि इसने खुद ब खुद हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसने खुद ब खुद इनपुट पैटर्न्स या लेबल्स जो है वो खुद ब खुद डाटा की बेस पे डिसाइड करने होते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मोस्टली अगर डीएनए पैटर्न्स जो है, किसी का भी डीएनए पैटर्न है, आप यानी कि अगर एक बंदे का पैटर्न डीएनए पैटर्न देख रहे हैं तो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि अगले बंदे का डीएनए पैटर्न भी यही होगा या इससे मिलता जुलता होगा, ठीक है। इसके लिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स अप्लाई किए जाते हैं डीएनए पैटर्न मैचिंग के लिए। आगे आ जाते हैं डेटा माइनिंग डेफिनेशंस की तरफ। ये कुछ पहले भी हमने देखी हुई हैं, लेकिन आज यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जी डेटा माइनिंग की। बिल्डिंग कॉम्पैक्ट एंड अंडरस्टैंडेबल मॉडल्स इनकॉर्पोरेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिचुएशन एंड रिजल्ट कंसर्निंग द सिचुएशन। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी है जो फर्स्ट डे हमने डिस्कस की थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग non-trivial, implicit, previously unknown, and potentially useful information और patterns from data in large database। कि हमारे पास एक बहुत बड़ी database है या बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा databases हैं, उन सब में से हमने अपने इंटरेस्टिंग या हमारी जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको अलहदा करना है, यानी कि उसको इम्प्लिसिटली हमें नहीं पता, हमने उसको इम्प्लिसिटली एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और उसको इस काबिल बनाना है कि वो पोटेंशियली यूजफुल हो फ्यूचर में, ठीक है। तो यही असल में डाटा माइनिंग होती है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले रॉ डाटा सेट्स होते हैं, जैसे कि हमने वो डायग्राम भी देखी हुई है जिसमें हम डाटा माइनिंग टेक्निक्स लगाते हैं, ठीक है, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स लगाते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स लगाते हैं। देन डाटा उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, हमारा जो रिक्वायर्ड पैटर्न है उसको अलहदा कर लिया जाता है। तो डाटा माइनिंग के अंदर इसकी आगे काइंड्स ऑफ डाटा माइनिंग प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है। डाटा माइनिंग की प्रॉब्लम्स क्लासिफिकेशन रिलेटेड, क्लासिफिकेशन या सेगमेंटेशन,
यानी कि क्लासिफिकेशन का तो हमें ऑलरेडी पता है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं डाटा सेट को डिफरेंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द फीचर्स। तो सेगमेंटेशन भी एक कह लेंगे क्लासिफिकेशन की ही टाइप है। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेडिकल इमेज है जिसके ऊपर हमने आधा इमेज जो है उसके ऊपर डिजीज है, और आधा इमेज जो है वो आधा इमेज पे कैंसर है, आधा इमेज पे नहीं है। तो कैंसर वाला पार्ट अगर डिटेक्ट करना है या अलहदा करना है, इसको कहेंगे हमने सेगमेंटेशन करनी है उस रीजन की। ठीक है। तो डाटा माइनिंग एल्गोरिथम्स इवन के मेडिकल इमेजेस की तो एक एग्जांपल दी है, इस तरह हमारे दूसरे जो डाटा है कह लें कि डेटाबेसेस के अंदर जो डाटा होता है, कस्टमर्स का डाटा होता है, उसकी भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। ये मैं आगे फ्यूचर लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। इस तरह दूसरी प्रॉब्लम जो है फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन प्रॉब्लम्स है, जिसमें हमने फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करना होता है कि मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है। प्रेडिक्शन यानी कि ये मतलब प्रेडिक्ट करना है, जैसे कि वेदर प्रेडिक्शन के बारे में बात हो रही थी प्रीवियस लेक्चर में। उस तरह एसोसिएशन रूल्स में हम मार्केट बास्केट एनालिसिस भी कह सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये एक ऐसी टेक्निक होती है विच इज यूज्ड बाय रिटेलर्स टू इंक्रीज सेल्स बाय अंडरस्टैंडिंग कस्टमर परचेजिंग पैटर्न। यानी कस्टमर का परचेजिंग पैटर्न एनालाइज करते हुए हमने अपनी सेल को बढ़ाना है। तो इसके लिए एसोसिएशन रूल्स एक्सट्रैक्शन, तो इसके लिए भी डाटा माइनिंग के सॉल्यूशंस हैं। उसके अलावा सीक्वेंस डिटेक्शन, यानी कि आपने देखना है कि किस सीक्वेंस के अंदर डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, जिनको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।